हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणु भोजी का जीवन चक्र बताएंगे, अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवाणु भोजी क्या होता है या बैक्टीरियोफेज क्या है और इसकी संरचना बताया था। आज के वीडियो में लाइफ साइकिल बताएंगे। तो जीवाणु भोजी अनुकूल परिस्थितियों में जनन करते हैं, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां पाते ही जनन करते हैं। और जनन के लिए बैक्टीरियोफेज अपनी पूंछ के सिरे को जीवाणु से चिपकाता है। जो इसका पूंछ का सिरा होता है उसके जीवाणु के सिरे से चिपका देता है। इसकी पूंछ से एक एंजाइम निकलता है। जब चिपकाता है तो इसकी पूंछ से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जो जीवाणु से चिपकने और घुसने में हेल्प करता है। ये एंजाइम क्या करता है, उसके शरीर में, उसकी शरीर की सतह से घुसने में उसके अंदर और चिपकने में हेल्प करता है। जीवाणु भोजी का डीएनए जो होता है वो जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर जाता है, अर्थात बैक्टीरियोफेज का डीएनए जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद गुणन करता है। जैसे ही प्रवेश करता है गुणन करना शुरू कर देता है। इसके बाद सभी डीएनए खंडों पर प्रोटीन का आवरण बन जाता है, और गुणन के बाद जो सभी डीएनए खंड होते हैं अलग अलग, उन पर प्रोटीन का आवरण बन जाता है और बहुत से बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी बन जाते हैं। तब जीवाणु कोशिका फट जाती है। जब उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं अथवा जीवाणु भोजी बन जाते हैं तो जो जीवाणु की कोशिका होती है वो फट जाती है। इस प्रकार से सभी बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं और नए बने जीवाणु भोजी अब नए जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। जो नए जीवाणु भोजी बन जाते हैं, बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, वे सभी नए जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। बता दें कि जीवाणु भोजी के जीवन चक्र को संक्रमण चक्र भी कहा जाता है। जो इसका जीवन चक्र होता है बैक्टीरियोफेज का, इसे संक्रमण चक्र भी कहते हैं। यानी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्शन ऑफ साइकिल भी कहा जाता है। अब बहुत से जीवाणु भोजी बनते हैं, इसीलिए इसे प्रजनन अथवा रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी विषाणु या जीवाणु भोजी का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये पूरा चक्र कई स्टेप में पूरा होता है, कई चरणों में पूरा होता है। चलिए अब डिटेल से हर स्टेप को एक एक करके चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, ताकि परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कैसे चित्र बनाएंगे, आपको समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप है अधिशोषण या एडजॉर्प्शंस। तो फेज कण के पोषण कोशिका की सतह पर जुड़ने को अधिशोषण या संक्रमण कहते हैं। यानी जो बैक्टीरियोफेज वायरस है जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका से चिपकता है तो उसे ही अधिशोषण कहा जाता है। वायरस के पुच्छ तंतुओं से विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। जब चिपकता है तो इसके पुच्छ तंतुओं से विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी सहायता से ये चिपकता है, और चिपकने में फेज के पुच्छ तंतु या इंड प्लेट सहायता करती है। फिर आते हैं अगले स्टेप भेदन या पेनिट्रेशन पर। तो फेज के पुच्छ तंतुओं के जीवाणु सतह पर चिपकने के साथ ही एक एंजाइम समूह सक्रिय हो जाता है जो पोषद कोशिका की भित्ति पर छिद्र बनाने में सफल हो जाता है। मतलब जब जीवाणु भोजी अथवा बैक्टीरियोफेज जीवाणु की सतह से चिपकता है तो पूंछ से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है। एंजाइम कौन सा, तो बता दें लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम निकलता है, तो जो एंजाइम निकलता है इसकी सहायता से जीवाणु की कोशिका में छिद्र बन जाता है। कहा जाए तो एंजाइम छिद्र बनाने में हेल्प करता है। छिद्र बनाने के बाद पुच्छ तंतु जीवाणु सतह पर चिपकते हैं और तंतु इस प्रकार मुड़ते हैं कि इंड प्लेट या अंतस्थ प्लेट जीवाणु की भित्ति के संपर्क में आ जाती है। यानी उसकी जो भित्ति होती है उसकी संपर्क में इंड प्लेट आ जाती है। मतलब छिद्र बनते ही पुच्छ तंतु सिकुड़ जाते हैं और इंड प्लेट जीवाणु से चिपक जाती है। फिर आते हैं अगले स्टेप अंतःक्षेपण अथवा इंजेक्शन पर। तो इंड प्लेट का जीवाणु कोशिका से चिपकने के बाद पूंछ का प्रोटीन आवरण लंबाई में सिकुड़ता है, यानी स्प्रिंग की तरह इसकी पूंछ सिकुड़ जाती है, और इसी समय केंद्रीय नलिकाकार क्रोड पोषद कोशिका में बनाए गए छिद्र से होकर भीतर प्रवेश करता है और डीएनए जीवाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है। मतलब जैसे ही स्प्रिंग की तरह पूंछ सिकुड़ती है तब डीएनए नलिका के माध्यम से जीवाणु के अंदर चला जाता है, अथवा डीएनए जीवाणु के कोशिका द्रव्य में अंतःक्षेपित हो जाता है। इसीलिए हेडिंग थी अंतःक्षेपण, या डीएनए इंजेक्ट हो जाता है और फेज का शेष शरीर बाहर ही रह जाता है। यानी डीएनए अंदर चला जाता है और जो उसका फेज
का बैक्टीरियोफेज का बाकी शेष शरीर होता है वो बाहर ही रह जाता है। अब आते हैं अगले स्टेप अव्यक्त काल या लेटेंट पीरियड पर, अथवा इसी को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जा सकता है या हिंदी में कहें जैव संश्लेषणात्मक प्रावस्था भी कहा जा सकता है। फेज डीएनए के जीवाणु कोशिका में प्रवेश के साथ ही पोषण कोशिका को अन्य फेज अणु के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। मतलब पोषक कोशिका में पहुंचते ही वायरस का जीनोम अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और जीवाणु की कोशिका के जीनोम का अपघटन करता है। अर्थ यह हुआ कि जैसे ही वायरस का डीएनए या जीनोम जीवाणु की कोशिका में पहुंचा तो जीवाणु के डीएनए अथवा जीनोम को अपघटित करता है। इसके बाद पोषक कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब जीवाणु की कोशिका में होने वाली सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं को रोकता है या उनको कंट्रोल करके रोकता है, यानी जीवाणु की कोशिका के सारे कार्यों पर कब्जा कर लेता है, उसको कुछ भी नहीं करने देता है कह लीजिए। और फिर कुछ समय बाद फेज डीएनए के नियंत्रण में संश्लेषण क्रियाएं प्रारंभ करता है। मतलब कुछ समय बाद वो वायरस खुद अपने हिसाब से काम शुरू करता है, जिसमें कुछ प्रारंभिक प्रोटीन्स बनती हैं। जब काम शुरू करता है तो क्या बनती है? कुछ प्रारंभिक प्रोटीन्स बनती हैं जो नए एंजाइम्स के रूप में कार्य करके नए विषाणुविक डीएनए अणुओं का तीव्र गति से संश्लेषण करती हैं। बैक्टीरिया पर नियंत्रण करने के बाद कुछ प्रोटीन्स को बनाता है जो वायरल डीएनए का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ विषाणु की नई प्रोटीन्स भी बनाती हैं। फिर आते हैं अगले स्टेप परिपक्वन या मैच्योरेशन पर। तो पोषक कोशिका में आवश्यक प्रोटीन्स बनने पर फेज अणुओं के बनाने का कार्य परिपक्वन या मैच्योरेशन कहलाता है। मतलब जब जीवाणु की कोशिका में जरूरी प्रोटीन्स बन जाती हैं तब बैक्टीरियोफेज के अणु बनना शुरू हो जाते हैं। इसे ही परिपक्वन कहा जाता है अथवा मैच्योरेशन कहते हैं। इस दौरान सिर का भाग पहले बनता है। जब परिपक्वन प्रावस्था शुरू होती है, मैच्योरेशन प्रावस्था शुरू होती है, तो बैक्टीरियोफेज का जो सिर का भाग होता है वो पहले बनता है, यानी पहले फेज का सिर या हेड बनता है और पुच्छ के निर्माण में अंतस्थ प्लेट पहले बनती है। इसके बाद पुच्छ के निर्माण में अंतस्थ प्लेट बन जाती है या इंड प्लेट बनती है। तो इस प्रकार से जब पूंछ बनने लगती है तो इंड प्लेट का निर्माण पहले ही हो जाता है या पहले से ही बन जाती है। इसके बाद नलिकाकार क्रोड और अंत में पुच्छ तंतुओं का निर्माण होता है या टेल फाइबर्स का निर्माण होता है। एक पोषक कोशिका में लगभग 200 फेज अणु बनते हैं। मतलब एक जीवाणु कोशिका में जब जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो उसमें लगभग 200 जीवाणु भोजी का निर्माण होता है, यानी एक जीवाणु कोशिका से लगभग में 200 बैक्टीरियोफेज बनते हैं। फिर आता है अगला स्टेप लयन या निर्मुक्त, या इसे ही रिलीज भी कहा जा सकता है। तो फेज अणुओं के संतोषजनक संख्या में बन जाने पर पोषक कोशिका के फट जाने से फेज अणु निर्मुक्त हो जाते हैं। मतलब जब जीवाणु भोजी पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो जीवाणु कोशिका फट जाती है और बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं। यानी जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तो निर्मुक्त होना होता है, तो जीवाणु कोशिका जाती है फट, और जीवाणु कोशिका फटने पर जितने भी बैक्टीरियोफेज बने होते हैं वे सब बाहर निकल आते हैं और नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने के लिए तैयार हो जाते हैं या नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने लगते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल चलती रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल होती है इसे लिटिक साइकिल क्यों कहते हैं या संलयनी चक्र क्यों कहा जाता है। तो सामान्यतः पोषक कोशिकाओं में विरियॉन्स की काफ़ी प्रतिलिपियां बनती हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसों के विरियॉन्स पोषक कोशिका के अपघटन या लयन के कारण विमुक्त होते हैं। अतः इन वायरसों के पोषक कोशिकीय चक्र को संलयनी चक्र अथवा लिटिक साइकिल कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि विरियॉन्स क्या हैं। तो विषाणु का एक स्वतंत्र कण विरियॉन कहलाता है, यानी जो वायरस का एक स्वतंत्र कण होता है
उसे विरियान कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सामान्यतः पोषक कोशिकाओं में वायरस की काफ़ी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। जो विरियांस होते हैं, वायरस के कण जो होते हैं, उनकी काफ़ी प्रतिलिपियां बन जाती हैं, मतलब विरियांस की काफ़ी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। और विरियांस यानी विषाणु का एक स्वतंत्र कण, यानी विषाणु के एक स्वतंत्र कण की काफ़ी प्रतिलिपियां, कई सारे कण बन जाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरसों के जो विरियांस होते हैं, जो कण होते हैं, पोषक कोशिका के अपघटन या लयन के कारण विमुक्त होते हैं। मतलब जो जीवाणु था उसकी कोशिका फटी या अपघटन हुआ उसका, तब ये जितने भी कण थे सब बाहर निकलते हैं, विमुक्त होते हैं। इसीलिए वायरसों के पोषक कोश के चक्र को लिटिक साइकिल कहा जाता है, अथवा इसीलिए वायरसों के पोषक कोश के चक्र को संलयनी चक्र भी कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे लिटिक साइकिल क्यों कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो इसे संलयनी चक्र क्यों कहा जाता है।